इस यात्रा के माध्यम से आने चाहिए, ऊपर आने चाहिए, जो बहुत जरूरी सवाल है, उन सवालों को मैंने उठाया। राहुल जी को मैंने जो बताया कि ये मेरा आर्टिकल है और ये बहुत क्रिटिकल भी है, मतलब उन्हें ये लगा कि अच्छी बात है, कोई क्रिटिकल भी दिख रहा है, कुछ इस टाइप का उन्होंने एहसास दिया। और हरियाणा में जो सिविल सोसाइटी को कोऑर्डिनेट करने का काम है वो मैं कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत जरूरी इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव अगर नहीं होता तो जो एक राजनीतिक ऊर्जा का चैनलाइजेशन होना चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, नफरत के खिलाफ, और जो एक डिवाइड क्रिएट हो गया है सोसाइटी के अंदर, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को तोड़ने के लिए और अल्टीमेटली देश को तोड़ने की दिशा में था, उसको इसने ब्रेक लगाया है, बड़े अच्छे ब्रेक लगाया है। तो यात्रा में जब कहते हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये ही अपने आप में इतना बड़ा संदेश है। ये एक हिस्टोरिकल जरूरत थी। जो भी संजीदा किस्म के लोग हैं, जो गंभीर व्यक्ति है, जो चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, जिनका सोशल ओरिएंटेशन है, उन्हें इस यात्रा को संकीर्ण दायरे में ना देखते हुए, एक पार्टी से ना जोड़ते हुए, इसको अपनी यात्रा माने और इसके संदेश को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सके करें, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। आइए जानते हैं धर्मराज मिश्रा, किसान कांग्रेस सचिव प्रदेश सचिव से जानना चाहेंगे, आप भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद से शामिल हुए, इस विषय में आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, गाजियाबाद से शामली तक हम लोगों ने कैराना तक राहुल जी के साथ जो यात्रा में शामिल हुए, ये देखने में आया कि आज राहुल गांधी जी किसानों के बीच में जा रहे हैं और किसान पलके बिछाए राहुल गांधी का देर रात तक इंतज़ार कर रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि गरीब मजदूर और मजलूमों का बेटा है राहुल गांधी। इस जनसैलाब और इस यात्रा से ये हमको पूरा महसूस हुआ कि जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी चल रहे हैं, इसमें गरीब मजदूर किसान सब एक साथ जुड़ करके राहुल गांधी के लिए पलके बिछाए बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा राहुल गांधी का स्टैंड है। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से यह साबित करना चाह रहे हैं कि हम भी आपके बीच में रहना चाहते हैं, हम सूट बूट में नहीं रहना चाहते हैं। सरकार के द्वारा, तमाम विपक्षी दलों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है, राहुल जी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, ये क्या बात है? देखिए, अमीर हमेशा गरीब की तरफ अवहेलना की तरह देखता है और 4 करोड़ का सूट पहनने वाला टी शर्ट पे आवाज़ उठाना उसका लाजमी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के इसलिए चल रहे हैं कि मोदी चले अडानी अंबानी की ओर, राहुल गांधी चले गांव की ओर। ये नारा है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी जी टी शर्ट इसलिए पहन के चल रहे हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों में बसती है, और किसान कभी भी सूट बूट पहन करके खेतों में नहीं जाता है, सड़कों पे नहीं जाता है, गांव में नहीं जाता है। किसान के बीच किसान का बेटा, बलिदानी का बेटा टी शर्ट पहन करके गांव में जा रहा है, अपने गरीबों के बीच में जा रहा है, इसलिए कि हमारा गरीब बिना वस्त्र के ठंडी में अलाव जला करके अपना रात बिता रहा है। हमारा किसान बिना कपड़ा पहने गांव में खेतों में अपना काम कर रहा है। तो राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं इन फिरका परस्त ताकतों को कि मैं भी किसान हूँ और मैं भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। मैं टी शर्ट पहन करके अगर हमारा किसान गरीबी में बिना कपड़े के रह सकता है, तो उसका नेता भी किसान है, उसका नेता भी बिना कपड़े में टी शर्ट पहन के आपके बीच में टहल सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। अपनी बात को राहुल जी किसी भी माध्यम से रख सकते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से क्या ये सोचे कि हमारी आवाज़, हमारी आवाम, आम जनमानस के पास पहुंच पाएगी? ये क्या जरिए इन्होंने अपनाया? देखिए, राहुल गांधी अपनी आवाज़ को रख सकते थे बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी भारत की सही दिशा और भारत के किसानों की दुर्दशा इस सरकार में जो हो रही है, इसको सड़कों पे निकल करके घरों तक जा करके उसको देखना चाहते हैं।
वो हकीकत जानना चाहते हैं। वो मीडिया के माध्यम से बताई हुई चीज़ों को जो चश्मदीद देखता है वही असलियत जान पाता है। राहुल गांधी जी मंच के माध्यम से बोल सकते थे, मीडिया के माध्यम से कह सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे, लेकिन राहुल गांधी राष्ट्र हित में, देश हित में, इस भारत के किसानों के दुख दर्द को उनके घर, उनके करीब जाकर के जानना चाहते थे। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का चलानी पड़ी। 2014 से जब आपकी सरकार गई, 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो लगातार आप लांछन लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पेट्रोल डीजल हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में राजीव गांधी के समय में 21वीं सदी में उन्होंने संचार क्रांति के साथ साथ किसान के तमाम ऐसे यंत्र आए जिसको जो डीजल पेट्रोल से ही चलते हैं। सिंचाई का साधन डीजल पेट्रोल से ही है। नहरें आज इस सरकार में पटी पड़ी हुई हैं। तो जो हमारे संचार तंत्र हैं, हमारे जो कृषि यंत्र हैं, वो डीजल पेट्रोल से चलते हैं। अगर डीजल पेट्रोल हमारे समय में, हम इसलिए लांछन लगाते हैं कि हम जब भी डीजल पेट्रोल पे कोई भी बिंदु रखते थे तो हम पैसों में करते थे। सरकार ये तो कह रही है कि 2014 में डीजल पेट्रोल सस्ता था तो सस्ता देते थे और 2014 के बाद से जब पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया तो हम महंगा दे रहे हैं। नहीं, हम अपने किसानों को इस तरह से मरते नहीं देख सकते थे। हम सरकार, हमारी सरकार थी तो हम उसमें सब्सिडी दे करके किसानों को सस्ता करते थे। आज ये सरकार सब्सिडी को चोरी कर रही है, किसानों पे सीधा सीधा ये लाद रही है और किसान मर रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे समय में सस्ता बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम सब्सिडी दे करके अपने किसानों की रक्षा करते थे। सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने किसानों की रक्षा करना, अपने मजदूरों की रक्षा करना और अपने गांव के लोगों की सहायता करना। अगर हम सरकार में हैं तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है। हम संविधान में बैठ करके इस पे बात करते थे कि हम अपने देश के किसानों को, अपनी कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं जिससे हमारा समर्थन मूल्य, जो राहुल जी बार बार समर्थन मूल्य की बात करते हैं कि हमारा किसान इतनी लागत लगावे कि उसकी लागत के हिसाब से उसको फ़ायदा मिले। हम इस बात को सदन में बैठ करके विचार करते थे। ऐसे तानाशाही, जो तानाशाह लोग हैं, जो बिना सदन में, बिना प्रदेश को बताए, बिना किसानों से जाने अपनी बात को रख देते हैं और लगातार थोप देते हैं। हमारी सरकार में ऐसा कभी नहीं होता था। आप तो यूपी से आते हैं जी। यूपी में योगी तो सर्वजन हित में कार्य कर रहे हैं, सबके हित में कार्य कर रहे हैं, विकास की धारा प्रवाह कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी में योगी जी विकास की धारा की बात करते हैं तो यूपी में योगी जी की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो कांग्रेस से हट के हो। हमने जो योजना, हमारी सरकार में जो योजनाएं आई थी, योगी जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसानों के खेतों को लगातार जानवरों को छोड़ करके चरवा ले रहे हैं, किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं उनका कोई विकास दिख नहीं रहा है। योगी जी बहुत झूठे हैं। वो तो कहते थे हम 15 दिन में सरकार बनने के बाद गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो कांग्रेस ने जो सड़कें बनवाई थी, सरकार ये तो कह रही है कि हमने 6 लाइन और 4 लाइन तमाम ऐसी सड़कें दी है भारत अपने उत्तर प्रदेश वालों को। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सड़कों की अगर आप बात करते हैं तो ये सड़कें, ये लैट्रिन बाथरूम, ये सब राजीव गांधी के समय की शुरुआत थी। हमने मंगलयान को बनाया, उसको इन्होंने बताया कि मेरा है। हमारी सारी योजनाओं को ये अपना बताते हैं और जब कहीं इनसे गलती होती है तो मेरे ऊपर थोप देते हैं। इनका कहीं कुछ विकास नहीं दिख रहा है और आज जनता योगी जी से त्रस्त है। किसानों के सारे खेत सांडों द्वारा चराए जा रहे हैं। किसान त्रस्त है। सरकार पूंजीपतियों के साथ मस्त है। सरकार ये कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से आम जनता को फायदा होगा, आम जनता इसमें सुखद और सुलभ अपना वो अनुभव करेगी। इसमें विपक्ष जो है लगातार विरोध कर रही है, इससे जो हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सरकार अपने कुछ चुनिंदे लोगों को प्राइवेटाइजेशन करके कुछ चुनिंदे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है। उसको जनता या गरीब और मजदूर और किसान से कोई मतलब नहीं है।
वो प्राइवेटाइजेशन करके अपने कुछ साथियों को, जो उनको चुनाव में उनकी मदद करते हैं, अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचाने का कार्य ये सरकार कर रही है। यही इसका प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है और उसका कोई उद्देश्य नहीं बनता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हमारे तमाम गरीब घर के बच्चे जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और वो आरक्षण की श्रेणी में आकर के अगर वो नौकरी पाना चाहेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में उनको इतना पैसा नहीं दे पाएंगे कि उनकी भर्ती या उनको मतलब कि रोज़गार मिल सकेगा। सिर्फ रोज़गार को ख़त्म करने का एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन इनका। सरकार ये लगातार कह रही है कि कोविड जैसे महामारी आई उससे हमारी जो है जीडीपी माइनस में गई, अन्यथा आज मनमोहन से ज़्यादा हम ग्रोथ किए होते हैं। इस विषय आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह ने चाहते तो वो भी मतलब नोटबंदी करवा सकते थे क्योंकि सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नोटबंदी से सरकार का 4% बचाने के चक्कर में 10% चला जाएगा। इससे हमारी जनता धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। हमारी जीडीपी गिर क्यों रही है? ये कोविड का केवल सिर्फ बहाना है। जितनी हमारी जीडीपी गिरी है उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कोविड के नाम पे चंदा दे दिए हैं, धर्म के नाम पर चंदा ले चुके हैं। तो जीडीपी गिरने का कोई प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ इनका एक छलावा है, बहाना है। किसी न किसी तरह से बचना चाहते हैं, क्योंकि कोविड इनके समय में आया। अगर ये कांग्रेस के समय में आया होता तो आज ये सरकार बता देती कि कांग्रेस के समय में आया था, इसलिए हम इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहाना नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष ये कहती है, कांग्रेस ये कहती है कि हमारे भी समय में तमाम ऐसी महामारी आई थी जो कि कोविड से भी भयंकर थी। क्या ये सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। प्लेग, चेचक जैसे महामारी और कालरा जैसी महामारी कांग्रेस के समय में बहुत तेज़ों से चल रही थी। हमने अपने तंत्र को लगा करके उसको रोकने का काम किया और धीरे धीरे मैंने उस पर काम किया और आज हमारा भारत देश स्वस्थ हुआ। और ये केवल एक महामारी का प्रकोप नहीं झेल पाए जिसमें तमाम चंदा लिए और अपनी जीडीपी गिरने का बहाना कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा बहाना नहीं किया था। देश में काम करने के, लोकतंत्र अगर हमको मौका दिया है तो लोकतंत्र की रक्षा करना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है। बहाना करना बिल्कुल गलत है। अगर आपकी सरकार 2024 में संभवतः बनी तो आप क्या देश को संदेश देना चाहेंगे? बड़े भाई, संभवतः नहीं, मेरी सरकार 2024 में बनने जा रही है और मैं इस देश को संदेश देना चाहता हूँ कि अब न तो जाति बात चलेगा, न धर्म बात चलेगा, न क्षेत्र बात चलेगा। इन सब चीज़ों से उठ करके अब हमारी लोकतंत्र और देश में संविधान की रक्षा होते हुए संविधान के माध्यम से हमारा देश स्वस्थ लोकतंत्र की राजनीति चलेगी। यहाँ पे धर्मवाद और जातिवाद का कोई स्थान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।